शिमला समझौता, तो शिमला समझौता सबसे पहले भारत पाकिस्तान के बीच हुआ। ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि शिमला समझौता किसके बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के भारत पाकिस्तान के बीच हुआ। लेकिन पहले, उससे पहले क्या हुआ? 1971 में क्या हुआ? युद्ध हुआ था। झगड़ा होने के बाद 1972 में समझौता शिमला में एक समझौता हुआ, जिसे शिमला शिमला समझौता समझौता कहती है। शिमला समझौता में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो था। इन दोनों देशों के बीच ये हुआ कि एकता और अखंडता रहेगा, मतलब दो देश आपस में मित्रता पूर्व रहेंगे। डाक सेवा व्यवस्था फिर से चालू हुआ, रेल सेवा फिर से चालू हुआ। इतना सा बात लिखना है, इसमें कोई दिक्कत ना होना चाहिए। फिर है दूसरा क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ रेखा क्या है। यह क्वेश्चन आ जाएगा कि मैकमोहन रेखा क्या है, तो बोल देना है कि रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक रेखा खींची गई, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इसमें 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ लाइन खींचा गया है बस। तो रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच है, और ये रेखा 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ के द्वारा खींचा गया है। ठीक। दूसरा है मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा भारत और किसके बीच है? भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन के बीच 156 शायद किलोमीटर का लंबा रेखा है, और ये रेखा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये रेखा अरुणाचल प्रदेश में है। तो मैकमोहन रेखा किसके बीच है? भारत और चीन। डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा, मैकमोहन रेखा किसके बीच है? भारत और चीन के बीच है। पहला WTO, विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है ना। तो विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, पहला हो गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुआ था। 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में इसका मुख्यालय है। ठीक है। भारत भी इसका सदस्य है, WTO का भारत भी सदस्य है। 164 राज्य, 164 देश इसमें शामिल है। विश्व व्यापार संगठन में 164 देश शामिल है, और ये व्यापारिक नीति बनाता है। व्यापार में क्या नीति होगा, क्या नियम होगा। होता है क्या, कोई भी आदमी इंटरनेशनल मार्केट में सस्ते दाम में बेचेगा, कोई बोलेगा और सस्ते दाम में, तो अपनी नीति बनाना है कि भाई इतने लेवल में आपको पैसा को मतलब रखना है। व्यापारिक नीति बनाता है। इसमें क्या होगा, वस्तु एक दूसरे से एकदम बेपरवाह, निर्बाध प्रवाह, मतलब समझो आपको। जैसे होता है विश्व व्यापार संगठन में क्या होता है, एक वस्तु आराम से दूसरे देश जाएगा, बहुत टैक्स कम लगेगा, निर्बाध प्रवाह हो, रोक टोक न हो। वस्तु भी चला जाए, सेवा चला जाए, वस्तु भी चला जाए और सेवा देख रहे हो फेसबुक दूसरे का है, यहाँ फेसबुक चल रहा है, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो। वस्तु भी हो, सेवा भी हो, और पूंजी भी होता है। जैसे मान लो कि अमेरिका का जो है ना, अमेरिका का लोग है ना, यहाँ की कंपनी में इन्वेस्ट करता है, पैसा लगाता है। यहाँ का लोग अमेरिका की कंपनी में इन्वेस्ट करता है, पूंजी लगाता है। तो विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई? 1995 में हुई। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1995 में होती। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। भारत इसका सदस्य है। इसमें कितना देश है? 164 देश है। इसका उद्देश्य है व्यापारिक नीति बनाना, व्यापार में नीति बनाना। और इसमें क्या होता है, वस्तु, सेवा और पूंजी का निर्बाध प्रवाह, कोई रोक टोक, निर्बाध प्रवाह हो। ठीक है, होता है। ये हो गया खत्म। दल बदल क्या है? बोलेगा दल बदल का अर्थ है जब कोई सदस्य, एक दल का सदस्य अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में चला जाता है अपने फायदे के लिए, तो उसको बोलते हैं अपने फायदे के लिए और अपनी स्वेच्छा से, तो उसको बोलते हैं दल बदल। जब कोई एक दल का सदस्य दूसरे दल में अपने फायदे के लिए या अपनी स्वेच्छा से चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? दल बदल। अभी कौन है? नीतीश कुमार दल बदल है, कभी बीजेपी में जा रहा है तो कभी लालू यादव में जा रहा है। ठीक है। इसको कॉल किए थे इसके बाद। देखो क्वेश्चन आएगा, बलवंत राय मेहता जो समिति बनी थी उसका सिफारिश बताइए। 2 सिफारिश बोल रहा है। तो बलवंत राय मेहता समिति में पहले सबसे पहले लिखना है
भारत में आंसर कैसे लिख रहा है, भारत में पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत, भारत में पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर हुई है। पहले इतना सा बात लिखना है, भारत में पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर हुई है। ठीक है, अब इसकी सिफारिश, पहला सिफारिश था, इसने कहा कि 3 स्तरीय पंचायत की व्यवस्था होना चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति ने कितने, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तर का पंचायत के बारे में बताया। अब देखो कैसे लिखना है, जो पहले लिखना है भारत में पंचायत राज की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर, पहला पार्ट लिख दिया। फिर उसके बाद लिखना है कि हो गया, पहला ये पॉइंट लिख दिया कि भारत में पंचायत राज की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर हुई है। दूसरा है इस समिति का गठन कब हुआ, 1956, और ये अपना रिपोर्ट कब दी, 1957 और लागू कब हुआ। 1958। ठीक है, अब लिखना है कि इसका सिफारिश, इसका 2 सिफारिश लिखना है। इसका जो पहला सिफारिश लिखना है कि इसने 3 स्तरीय पंचायत की व्यवस्था की, का मतलब सिफारिश दिया, इसने 3 स्तरीय पंचायत की सिफारिश दी। 3 स्तर में उसको फिर लिखना है, जैसे लिख दियो कि 3 स्तर पंचायत लिखा, फिर उसको लिखना है कि 3 स्तर पंचायत क्या चीज है, कि पंचायत लेवल पे का है ग्राम पंचायत, हाँ, ग्राम पंचायत, और प्रखंड लेवल पे का है पंचायत समिति, पंचायत समिति, और जिला लेवल पे का है जिला परिषद। तो ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट लिखा है, दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट है कि स्थानीय नेतृत्व, कि इसने ये बोला कि आपको पंचायत राज जो आप लागू कर रहे हैं, तो आपने एक बताया कि आप जो पंचायत, जिस पंचायत का ना वहाँ का लोग शामिल हो, हाँ, क्योंकि वहाँ का लोग ही वहाँ का प्रॉब्लम जान सकता है। अब है ना, कोई पुरीपैती का आदमी है, उसको थोड़ी पता है कि भागलपुर में सदुद्दीन चक में वहाँ पे का प्रॉब्लम का है, सदुद्दीन चक का पंचायत ग्राम पर कई पंचायत लोग। है, कि यहाँ का लोग होना चाहिए। तो इसने कहा बोला स्थानीय नेतृत्व होना चाहिए, हाँ, और सरकार के बीच एक कड़ी हो जाएगा, कड़ी होनी चाहिए, सरकार से एक कड़ी होना, जुटे रहना चाहिए। तो हो गया। और इसने ये कहा कि भाई SC ST के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण होना चाहिए, और भी है। हो गया, तो पहले लिखना है कि पंचायत राज की शुरुआत, भारत में पंचायत राज की शुरुआत किसके आधार पे हुई, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पे हुई। ठीक है, इसने अपना इसका गठन, पंचायत राज बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ, 1956 में। इसने अपनी रिपोर्ट 1957 में दिया, और इसको लागू हुआ 1958। इसकी 2 इसकी सिफारिश है। पहला सिफारिश लिखना है कि इसने 3 स्तरीय पंचायत का सिफारिश किया, 3 स्तरीय पंचायत का, इस सिफारिश दे सकता है, अभी लागू होना तो बिल पास होगा। 3 स्तरीय पंचायत का सिफारिश किया, तो उसमें पहला उसके बाद लिखना 3 स्तरीय पंचायत की सिफारिश किया, एरो दे देना है। उसका लिखना है कि ग्राम पंचायत पे पंचायत ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, और प्रखंड लेवल पे पंचायत समिति, और जिला लेवल पे जिला परिषद, यही 3 हो गया। दूसरा पॉइंट में लिखना है कि इस पंचायत व्यवस्था में स्थानीय लोगों का नेतृत्व होना चाहिए, स्थानीय लोगों का नेतृत्व होना चाहिए, और सरकार के बीच कड़ी होनी चाहिए। स्थानीय नेतृत्व और सरकार, वहाँ मतलब यहाँ के मतलब यहाँ के हो रहा है तो यहाँ का ही लोग हो और सरकार के बीच ही हो, एक कड़ी जुटना चाहिए। और इसने ये कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट होना चाहिए। हो गया, इतना सा बात लिखना। तो बोलेगा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले क्या है, महासभा, दूसरा क्या है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा सचिवालय, और क्या है ट्रस्टशिप है। अब सवाल पूछेगा इस सारे में इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, सुरक्षा परिषद। अब सुरक्षा परिषद में कितना सदस्य है, 15 है, जिसमें 10 अस्थायी सदस्य और 5 अस्थायी और 10 अस्थायी, 10 अस्थायी और 5 अस्थायी। उसमें कौन कौन है, अमेरिका है, रशिया है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, और कौन है, चीन है। ये 5 है। ठीक है, 5 अस्थायी सदस्य है, और कितना 10 अस्थायी सदस्य है। इतना सा बात हो गया। ठीक,
बोला सुरक्षा परिषद के बारे में आएगा तो क्या लिखना है और आ सकता है, अभी तो थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट है ये। यूक्रेन और रूस का जो झगड़ा हो रहा है, फिलिस्तीन और इजराइल का जो झगड़ा हो रहा है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। सुरक्षा परिषद कार्यकारी संस्था है किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का, और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो 6 अंग है उसमें महत्वपूर्ण अंग है। इसमें है ना विश्व में शांति बना रहे और सुरक्षा की जिम्मेदारी है इसके ऊपर, ठीक है, जो इसमें ये फेल है। तो विश्व शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके हाथ में है? सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य देश है, जिसमें 5 अस्थायी है और 10 अस्थायी है। जो 10 अस्थायी है उसका चुनाव हर 2 साल में होता है। तो ये परमानेंट है और ये नॉन परमानेंट है ना, अस्थायी और अस्थायी। अस्थायी में कौन है? अमेरिका है, ब्रिटेन है, चाइना है, फ्रांस है और रशिया है। और इस 5 को वीटो पावर दिया गया है, ठीक है, ये हो गया। तो सुरक्षा परिषद एक कार्यकारी संस्था है। पहला, सुरक्षा परिषद एक कार्यकारी संस्था है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है। इस पर विश्व की शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी है। इसमें कितना सदस्य है? 15 सदस्य है, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य है। 5 अस्थायी में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना है, ठीक है ना। और हर 2 वर्ष में जो अस्थायी सदस्य चुना जाता है। पहले तो एक और बात है कि कम से कम इसको है ना, जो शॉर्ट क्वेश्चन भी है उसमें कम से कम जो 1 पेज का होता है ना, 1 पेज का 1/3 लिखना होगा, समझा। जैसे मान लो ये कोई 1 पेज है, आप उसका कम से कम भी इतना लिख दिया ना, लगेगा इतना ना, 2 लाइन 3 लाइन, तो हम लोग 3-4 लाइन 5 लाइन और लॉन्ग क्वेश्चन जो भी है लाइन छोड़ के लिखना है या फिर लाइन बार-बार वो भी अब बताएंगे। अभी पहले इसी में हम लोग हो गया ना। हाँ स्टार्ट है। तुम्हारा हरित क्रांति की शुरुआत 1967, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुआ था। 67-68 याद है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में होता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, ठीक है ना। अब हरित क्रांति सबसे ज्यादा सफल कहाँ हुआ? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। इसमें अच्छा बीज, सिंचाई और अच्छी खाद का यूज करके, और सबसे ज्यादा इसमें कौन चीज प्रोडक्शन हुआ? गेहूं का प्रोडक्शन हुआ। इसमें इसके अंदर कौन चीज प्रोडक्शन किया गया था? गेहूं, मक्का, ज्वार और बाजरा आदि फसल में इसमें वृद्धि हुई, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी, ठीक है। और इस भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माने जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। और इसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ये सफल रहा, ठीक है। और इसमें अच्छा बीज, अच्छे क्वालिटी का बीज, खाद और सिंचाई का व्यवस्था के कारण फसलों में वृद्धि हुई। इसमें मुख्य फसल में गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा फसल में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे। यह क्वेश्चन आ जाएगा, सुरक्षा परिषद का कार्य का वर्णन करें। तो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लो, तो लॉन्ग में आया तो लॉन्ग में लिख दोगे, अगर शॉर्ट में आया तो वही को थोड़ा शॉर्ट बना देना। तो सुरक्षा परिषद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने से पहले लिखना है, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। इसमें कितना सदस्य है? इसमें 15 सदस्य है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। इसमें 15 सदस्य है। 10 अस्थायी, 5 अस्थायी, इतना बात लिखा। फिर लिखा 10 जो अस्थायी सदस्य है, हर 2 वर्ष पर चेंज होता है। और 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है? अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और चाइना और रशिया है। इसको क्या दिया गया है?
वीटो अस्थाई सदस्य है ये। पहले तो ये पावर। अस्थाई सदस्य है और इसको वीटो पावर। वीटो पावर दिया गया है। ठीक है, इतना हो गया। अब पैराग्राफ चेंज करना, लिखना सुरक्षा परिषद के कार्य। तो सही, सुरक्षा परिषद विश्व में शांति बनाए रखने का काम करता है। काम करता नहीं, विश्व में शांति बनाए रखने का प्रयास लिखो। काम उम नहीं कर रहा है, खाली फालतू का टाइम पास कर रहा है। लिखना सुरक्षा परिषद विश्व में शांति बनाए रखने का प्रयास करता है, खाली प्रयास कर रहा है, उसको बस कर न रखना। पहला है सुरक्षा परिषद का काम है विश्व शांति बनाए न रखना, प्रयास करना। विश्व शांति बनाए रखने का प्रयास करना, बस ये पहला काम है। किसी भी मामले जो विश्व शांति के लिए खतरा बना है उस पर क्या करेगा? ये सिर्फ विचार करेगा और कोई काम नहीं करेगा। जो भी कोई भी मामला जो विश्व शांति बनाने के लिए खतरा है, अभी इजराइल और फिलिस्तीन लिखना है, इजराइल और फिलिस्तीन का जो झगड़ा चल रहा है उसमें सुरक्षा परिषद उस पर अभी सिर्फ विचार कर रहा है और विचार करता रहेगा। ठीक है, और यह यूक्रेन और रूस का जो झगड़ा है उस पर सुरक्षा परिषद विचार कर रहा है। वो करते रहे, 5 साल भी झगड़ा होगा ना, कोई फायदा ना हो। यह किसी देश द्वारा भेजी गई किसी भी शिकायत पर विचार करता है, खाली क्या करेगा? विचार करता करेगा। है। विचार करेगा। भारत पाकिस्तान का जो झगड़ा हुआ था उस पर भी सुरक्षा परिषद विचार कर रहा है। वो विचार नहीं करता, वो और उलझा देता है। ठीक है, तो लिखना अब कैसे है? सुरक्षा परिषद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। दूसरा, इसमें कितना सदस्य है? सुरक्षा 15 परिषद में देखो लिखना, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। एक लाइन हो गया। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य है, 2 हो गया। सुरक्षा परिषद में 10 अस्थाई और 5 अस्थाई है। 5 अस्थाई और 10 अस्थाई और 5 अस्थाई अस्थाई है, 3 हो गया। चौथा पॉइंट, संयुक्त सुरक्षा परिषद में 10 अस्थाई का चुनाव 2 बार हर 2 वर्ष में होता है। 5वां बात, संयुक्त सुरक्षा परिषद 5 अस्थाई सदस्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है चीन। ना, और चीन और रूस रशिया। हो गया। 5 पॉइंट हो गया। छठा, इसको क्या दिया गया है? वीटो पावर। वीटो पावर दिया ये गया, हो किसी भी गया। काम पे 6 हो गया। अब लिखना, उसको लिखना है कि संयुक्त सुरक्षा परिषद के कार्य, पैराग्राफ चेंज करना है, लिखना सुरक्षा परिषद के कार्य निम्नलिखित है। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर पहला पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट लिखना है, संयुक्त सुरक्षा परिषद विश्व में शांति बनाए रखने का प्रयास करता है। कितना हो गया? 9 पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फिर एक लाइन छोड़ना है। पॉइंट लिखने में लाइन छोड़ा जाता है। ठीक है, एग्जाम पे भी। हाँ, एग्जाम में ये जो कोई बात लिखोगे तो लाइन नहीं छोड़ा जाता, लेकिन जब निम्नलिखित लेके पॉइंट लिखोगे तो उसमें एक लाइन छोड़ा जाता है। दूसरा है, किसी भी मामले जो विश्व के शांति के लिए खतरा बना है उस पर क्या करता है? विचार करता है। किसी भी देश द्वारा भेजी गई किसी भी शिकायत पर विचार करता है। विचार ही करेगा। विचार ठीक ही है, करता तो ये 5, 10, 12 लाइन होगी, एक पेज हो गया। निर्वाचन आयोग के कार्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यह क्वेश्चन अगर शॉर्ट में भी आएगा निर्वाचन आयोग के बारे में, ये लिखना। तो निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान की अस्थाई और संवैधानिक निकाय है। मतलब निर्वाचन आयोग क्या है? अस्थाई और संवैधानिक निकाय। निर्वाचन, या तो लिखना, और निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान में, यही लिखो, निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान की अस्थाई और संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय। अब संविधान, ये ऑब्जेक्टिव हो गया कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। मतलब ऐसा है जो संविधान में लिखा हुआ है, जो संविधान में लिखा रहता है उसको संवैधानिक निकाय। तो निर्वाचन आयोग एक अस्थाई और संवैधानिक निकाय है। इस निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान की स्वतंत्रता और निष्पक्ष निर्वाचन कराता है। निर्वाचन आयोग भारत में स्वतंत्रता और निष्पक्ष निर्वाचन करता है। एकदम स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन करवाता है। अब आ जाओ कार्य। निर्वाचन आयोग का पहला कार्य क्या है? चुनाव को संपन्न कराना। ठीक है। दूसरा कार्य है मतदाता सूची तैयार करना, वोटर लिस्ट का मतदाता सूची तैयार करना। तीसरा है राजनीतिक दलों को क्या करना? मान्यता देना। लाइसेंस देना, मान्यता देना।
ठीक है, राजनीतिक दलों को मान्यता देना। फिर क्या करना, राजनीतिक दलों को क्या कराना, चुनाव चिन्ह चुनाव प्रदान चिन्ह प्रदान कराना। और क्या करवाना, नामांकन पत्र नामांकन पत्र की जांच करना कि कौन जो भी नामांकन भरे आया उसका जांच करना कि उस पर कोई दाग उग तो नहीं लगा हुआ है ना, जांच करना। तो ये हो गया लिखना पहला पॉइंट। निर्वाचन आयोग संविधान की अस्थायी स्थायी संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय, स्थायी और संवैधानिक निकाय है। दूसरा पॉइंट, संविधान निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में। तीसरा है कि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन करवाता है। अब लिखना है, अब ये जब लिख लो एक बात कंटिन्यू लाइन, इसमें कोई पॉइंट नहीं लिखना, कंटिन्यू लिखना। फिर एक लाइन छोड़, ये मतलब फिर लिखना एक लाइन छोड़ करके निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित कार्य है, फिर एक लाइन छोड़ना, फिर लिखना पहला पॉइंट। निर्वाचन आयोग इन्हें खाली चुनाव चिन्ह कर दे तो शॉर्ट लिखा। निर्वाचन आयोग चुनाव संपन्न कराने का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट, निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करता है। तीसरा पॉइंट, निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। चौथा पॉइंट, निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। और पांचवा पॉइंट, निर्वाचन आयोग नामांकन पत्र की जांच करना। और निर्वाचन आयोग का एक और काम है कि वह न चुनाव के लिए न लोगों को शिक्षित करता है कि चुनाव में कैसे वोट डालना है, ये करना है, उसको शिक्षित करता है। ये हो गया, अच्छे से हो गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करें। शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखा था, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, दोनों में आ सकता है। तो भारतीय संविधान की पहले लिखना है, भारतीय संविधान कब तैयार हुआ है, पहले कितना साल लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा है। और ये बन के तैयार कब हुआ है, 26 नवंबर 1949 और लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। इतना सा बात हो गया। भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषता है। पहला विशेषता, भारतीय संविधान लिखित संविधान है। अब पहले लिख देना लिखित संविधान है, फिर एरो देना है, ठीक है ना, उसके अंदर फिर लिखना लिखित संविधान में। भारतीय संविधान विश्व का बड़ा संविधान, सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद है, 22 भाग 12 सूची है, ठीक है। ये और भारत या दुनिया का सबसे पहला संविधान नहीं, अमेरिका छोड़ दो, बस लिखो यही लिख दो, बस हो गया। और दूसरा लिखना है वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान का मताधिकार होने के लिए कितना साल चाहिए, 18 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट भी लिखना है डीपी या राज्य का नीति निर्देशक तत्व। तीसरा पॉइंट, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। उसमें लिखना है कि इसमें भारत का संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करता है। भारत का संविधान लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करता है, ठीक है ना। और ये इतना सा हो गया। फिर लिखना है मौलिक अधिकार या मूल्य कर्तव्य। इसमें लिखना है कि मौलिक अधिकार वो अधिकार होता है जो किसी व्यक्ति के लिए मौलिक माने जाते हैं, ठीक है, इतना लिखना। उसके बाद उसमें लिखना है ये भारतीय संविधान का सबसे अभिन्न अंग है या भारतीय संविधान की आत्मा है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा है, इसके बिना व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अभाव के बिना व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। मौलिक अधिकार के बारे में अब यही क्वेश्चन समझोगा तो एक क्वेश्चन बना रहे हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा शॉर्ट क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ अगला बन याद दिलाना, लिखवाना भी, ठीक है। मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं वो अलग चलेगा, या राज्य की नीति जिस तरह से आप क्या समझते हैं, पूरा बात जो होता है वो लिखना। फिर लिखना संप्रभुता, कि अब संप्रभुता में जो क्वेश्चन डाला है वो क्वेश्चन को लिख देना। कितना पॉइंट हुआ उतना तो लाइन खींचा जाएगा। देखो अब उधर से काटिएगा। संविधान की विशेषता में कैसे लिखना, पहला लिखना है भारतीय संविधान बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। दूसरा पॉइंट नहीं बताओ, एक ही लाइन में। इसमें ये भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान, फिर एक लाइन छोड़ना, फिर लिखना भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला विशेषता कि भारतीय संविधान
लिखित संविधान है, ठीक है। और उसमें वही बात लिखना है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है, उसके अंदर फिर देना है। पहले लिखित संविधान लिखा जाता है जब भी कुछ बात होता है कि जैसे मान लो यहाँ पर मिटा रहे 2 मिनट। अब देखो जैसे हम निम्नलिखित लिख दिया, पहला पॉइंट का लिखा लिखित संविधान। अब इसमें क्या लिखना, संविधान, ठीक है ना, लिखित संविधान, एरो ऐसे देना, फिर उसके बाद लिखना कि भारतीय अच्छा, हाँ, संविधान समझ गए। सबसे बड़ा इसका लिखित जितना भी संविधान definition हो, है। एक साथ दे देने का। फिर भारतीय संविधान एक सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची है, ठीक है ना। ऐसे करके हर पॉइंट में ऐसे लिखना होगा, तब थोड़ा सा नंबर देगा। उसके बाद लिखना है कि वयस्क मताधिकार, एरो देना है, लिखना है भारतीय संविधान में व्यक्तियों को 18 साल की उम्र में साल के बाद वोट देने का अधिकार है। फिर लिखना राज का नीति सिद्धांत, फिर एरो देना है। फिर मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार के बारे में अलग लिखना है, मौलिक कर्तव्य के बारे में अलग लिखना है, फिर संप्रभुता के बारे में अलग लिखना है, फिर पूरा अच्छे से इसको देना। इस तो और भी, हाँ, स्वतंत्र न्यायपालिका है यहाँ, रोक दिया होगा, नहीं चालू है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है। न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। तो न्यायपालिका के बारे में थोड़ा और लिख देना कि यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक। और संघ शासन प्रणाली, ये इंपॉर्टेंट है भारत का। राज्य में शासन शक्ति एक जगह केंद्र में ना होकर, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा पावर नहीं है, केंद्र में ना होकर राज्य और केंद्र के बीच विभाजित है। केंद्र में हो जाता तो झगड़ा हो जाता, झगड़ा को रोकने के लिए सबको राज्य को भी पावर दे दिया गया। मतलब संघीय शासन प्रणाली में एक होता है शासन प्रणाली केंद्र में होता है, पूरा पावर एक आदमी के हाथ में होता है। तो संघीय शासन प्रणाली की राज्य में शासन की शक्ति एक जगह केंद्रित न होकर, एक के हाथ में पावर न होकर, क्या किया, राज्य और केंद्र के बीच शक्ति का विभाजन, बंटवारा कर दिया। अब शक्ति का बंटवारा कर दिया तो दिक्कत नहीं होगा। अब तौसीफ को पावर दे देंगे तो झगड़ा होगा। अब तो आधा पावर तौसीफ को, आधा पावर तौसीफ की वाइफ को, अब झगड़ा नहीं होगा। फिर बाल बच्चा होगा तो थोड़ा थोड़ा उसको भी बता देंगे कि हल्का अधिकार होगा। सब पावर तौसीफ ही लेगा तो फिर वाइफ बाद में चूड़ देगी मार के। हाँ, ऐसा होगा, झगड़ा होगा फिर से। इसलिए शक्तियों का विभाजन कर दो, थोड़ा थोड़ा शक्ति दे दो। राज्य में शासन की एक जगह न केंद्रित होकर राज्य और केंद्र के बीच विभाजित है। याद रखिए, यही है संघ शासन प्रणाली। तो संघ शासन प्रणाली का अर्थ है कि राज्य में शासन शक्ति, राज्य में शासन की शक्ति एक जगह न केंद्रित होकर राज्य और केंद्र के बीच विभाजित है। ये हो गया कंप्लीट, है ना। क्वेश्चन आएगा राष्ट्रपति। पहला क्वेश्चन है भारत रूस संबंध के बारे में बताना है। तो लिखना है पहले, भारत रूस का पड़ोसी देश नहीं है, लेकिन दोनों देश में मित्रता है, घनिष्ठ मित्रता है। उसके बाद लिखना है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया 2 गुट में थी, वही स्टार्ट करना वहां से। 2 गुट में थी, पहला गुट अमेरिका, दूसरा गुट रूस, ठीक है ना। भारत दोनों गुट में न होकर अपना गुट बनाया, लेकिन भारत का झुकाव रूस की तरफ। रूस ने भारत की बहुत सहायता की है और भारत ने भी रूस की सहायता की है। अब रूस ने जो सहायता की है, ये तो हो गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 गुट में हो गया, भारत का झुकाव रूस की तरफ हो गया। रूस ने भारत में भिलाई में लोहे का कारखाना खोला है, ये है काम किया है। और बरेली में तेल साफ करने का कारखाना खोला है। तेल शुद्ध होता है पेट्रोलियम का जो। और क्या किया है, रूस ने इंजीनियर को ट्रेनिंग देने के लिए मुंबई में एक ये क्या चीज़ है, कॉलेज, मुंबई में एक कॉलेज बनाया है, ठीक है ना। इंजीनियरिंग को ट्रेनिंग देने के लिए मुंबई में एक कॉलेज बनाया गया। और स्वास्थ्य सुधार करने के लिए दवाई, इसको क्या करना है, यहाँ पे सीधा करना है, स्वास्थ्य सुधार करने के लिए रूस ने भारत को दवाई दी है, ठीक है। इतना सा लिखना है, इतने बहुत है। क्या लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना है, एक लाइन पॉइंट तो जगह रूस भारत का पड़ोसी देश नहीं है, लेकिन दोनों देश में घनिष्ठ राजनीतिक, ठीक है ना, दोनों देश में राजनीतिक अच्छा मित्रता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
यह द्वितीय विश्व के बाद दुनिया 2 गुट में बटा था। एक पहला गुट अमेरिका का गुट, दूसरा गुट रूस का गुट। तो भारत ने किसी गुट में न शामिल होकर गुट निरपेक्ष किया, अपना गुट बनाया जिसे गुट निरपेक्ष कहते हैं। 5वां पॉइंट लिखना है कि लेकिन भारत का झुकाव किसके तरफ हुआ? रूस के तरफ हुआ। 6ठा पॉइंट, भारत ने श्रीलंका के मुद्दे पर रूस की सहायता की है। श्रीलंका का मुद्दा था, उस पर रूस की सहायता की। अगला पॉइंट लिखना है कि रूस ने भी भारत की बहुत सहायता की है। रूस ने भारत में भिलाई में लोहे का कारखाना बनाया है, बरेली में तेल शोधक साफ कारखाना बनाया है, ठीक है। और इंजीनियर को ट्रेनिंग देने के लिए मुंबई में एक कॉलेज की स्थापना की है। स्वास्थ्य सुधार करने के लिए दवाई का उपचार किया है। लो तो जैसा देखो और कुछ। अब उसको देखो, अब अरेंज करके क्या लिखना है। भारत रूस संबंध के बारे में लिखना है। तो भारत रूस का पड़ोसी देश नहीं है, लेकिन तभी पर भारत और रूस के बीच में घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया 2 गुट में बटी थी। पहला गुट अमेरिका का, दूसरा गुट रूस का। और भारत ने किसी में गुट में न शामिल होकर अपना एक गुट बनाया जिसे गुट निरपेक्ष कहते हैं। लेकिन भारत का झुकाव रूस की तरफ ज्यादा था। इतना हो गया। उसके बाद लिखना है कि सोवियत संघ ने भारत को उद्योग में काफ़ी सहायता की है। पहले लिखना है कि उद्योग में काफ़ी सहायता की है। सोवियत संघ ने भारत को उद्योग में काफ़ी सहायता की है, जैसे भिलाई में लोहे का कारखाना बनाया है, बरेली में तेल साफ करने का कारखाना बनाया है, ठीक है। और ये हो गया, ये पॉइंट हो गया। और उसके बाद क्या है कि सोवियत संघ ने इंजीनियरों को प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने के लिए मुंबई में एक केंद्र खोला, एक बड़ा केंद्र खोला है। ये हो गया। स्वास्थ्य सुधार के लिए दवाई देकर सहायता की है। स्वास्थ्य सुधार के लिए बहुत, यहाँ भारत का स्वास्थ्य का बहुत दिक्कत था, तो स्वास्थ्य सुधार के लिए दवाई को देकर भारत की सहायता की है। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद, जब 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसके बाद सोवियत संघ ने दोनों के बीच सुलह की प्रयास किया है, जिसमें ताशकंद में एक समझौता हुआ भारत पाकिस्तान के बीच। और रूस ने भारत की हर तरह से सहायता की है, ठीक है। सोवियत संघ ने भारत को हर नैतिक और राजनीतिक सहायता प्रदान की है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में जाएगा। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वह है जो व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है। पहले इतना सा लिखना, मौलिक अधिकार वह अधिकार होता है जो व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी होता है। मौलिक अधिकार संविधान में वर्णित है और ये संविधान की आत्मा है। ये संविधान के कौन भाग में है? भाग 3 में। भाग 3 में कितना अनुच्छेद? 36 से 51, नहीं 12 से 35, 12 से 35, 12 से 35। देखो ऑब्जेक्टिव बन रहा है। मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होता है। मौलिक अधिकार संविधान का हिस्सा है। ये संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में है। मौलिक अधिकार 6 है, ठीक है ना। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और क्या है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और उपचार का अधिकार। ये लिख देना है, हो गया। क्वेश्चन का बना, मौलिक अधिकार क्या है? हो जाएगा। मौलिक अधिकार क्या है? क्या है? दूसरा क्वेश्चन होगा मौलिक अधिकार की विशेषता बताइए। मौलिक अधिकार की विशेषता। तो मौलिक अधिकार क्या है, पहले क्या लिखना है। मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। और इसमें 6 अधिकार है, लिख देना। पहला अधिकार समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है मौलिक अधिकार की विशेषता बताइए। मौलिक अधिकार विशेषता में लिखना है, मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। पहला पॉइंट, इसके बिना, इसके अभाव में व्यक्ति का विकास नहीं हो पाता। मौलिक कानूनी अधिकार में आप न्यायालय तो जा सकते हैं, ठीक है ना, निचले न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन लिखना ही नहीं करना है। सुनो,
मौलिक अधिकार की विशेषता में लिखना पहले। मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक माना जाता है, पहला पॉइंट हो गया। इसके अभाव में व्यक्ति का विकास संभव नहीं है, 2 पॉइंट हो गया। फिर तीसरा पॉइंट लिखना है कि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा वाद योग है, न्यायालय द्वारा वाद योग है। इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन पे आप अनुच्छेद 32 के तहत विशिष्ट रीटों के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में आप जा सकते हैं। ये हो गया। मौलिक अधिकार राज्य के विरोध है, राज्य के विरुद्ध है, याद देखियो, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध है, ठीक है ना, याद रखना। पहला पॉइंट लिखना है मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, पहला पॉइंट हो गया। यह वाद योग है, इसके अभाव में अनुच्छेद 32 के तहत विशिष्ट रीटों के माध्यम से आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। चौथा पॉइंट लिखना है ये राज्य के विरोध है, ठीक है, हो गया। फिर से बोल रहे हैं, मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक माना जाता है, बहुत जरूरी है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। इसके अभाव में, अगर मौलिक अधिकार न रहे, इसके अभाव में व्यक्ति का विकास संभव नहीं है, 2 पॉइंट लिखा। मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर आप अनुच्छेद 32 के तहत विशिष्ट रीटों के माध्यम से उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। मौलिक अधिकार राज्य के विरोध है और नागरिक के पक्ष में है। मौलिक अधिकार नागरिक के लिए होता है, ये भी पॉइंट लिखना, मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए होता है, ठीक है, ठीक। फिर से बोल रहे हैं, मौलिक अधिकार बोलो, अब तुम भी बोलो। मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, इसके अभाव में व्यक्ति का विकास नहीं हो संभव सकता। है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन पे अनुच्छेद 32 के तहत विशिष्ट रीटों के माध्यम से आप अनुच्छेद या उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। मौलिक अधिकार वाद योग है। मौलिक अधिकार के ये हो गया। एक और बात था, क्या था, हो गया मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध है, राज्य के विरुद्ध है, याद रखना। और मौलिक अधिकार नागरिकों के पक्ष में है, नागरिकों के लिए है। मेनली मौलिक अधिकार किसके लिए, नागरिक के लिए। रोक दो। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बना है, नीति निर्देशक तत्व से आप क्या समझते हैं। तो पहले लिखना है, कुछ बातें समझ में, ऑब्जेक्टिव में आ जाओ पहले। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में वर्णित है, पहला पॉइंट। ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से, आयरलैंड से लिया गया। और ये संविधान के कौन से भाग में, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। 36 से 51। और नीति निर्देशक तत्व वाद योग नहीं है, इसके उल्लंघन पे आप उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य का निर्माण करता है, जो अनुच्छेद 38 में दिया हुआ है। फिर से बोल रहे हैं, राज्य का नीति निर्देशक तत्व से क्या समझते हैं। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व संविधान में वर्णित है। यह संविधान के, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद, ये संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। नीति निर्देशक तत्व नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य का निर्माण करता है, ठीक है। इतना हो गया। क्वेश्चन का बनेगा, राज्य का नीति निर्देशक तत्व से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन बनेगा, जल प्रदूषण का क्या कारण है, ठीक है। इसको समझने के लिए अपना सजंगी वाला तालाब ले लो, कहीं गंदा हो रहा है, बोलो। नाली का पानी जा रहा है, नाली का पानी जा रहा है। तो लिखना है नाली, जल प्रदूषण। पहले लिखूं जल प्रदूषण कैसे, या तो भौतिक मतलब कचरा फेंक दो, उससे नकारात्मक होगा। रासायनिक, केमिकल, सरफ का साबुन। जैविक, जानवर था जब मरा हुआ, तो 3 चीज से होता है। यही भौतिक इसको बोलेंगे, सामान जो जैसे जो कपड़ा तपड़ा है। रासायनिक, केमिकल और जैविक, मरा हुआ जानवर, ये समझ रहे हैं। लेकिन जल प्रदूषण भौतिक, रासायनिक और जैविक कारण, जैविक से नकारात्मक परिवर्तन होता है। जल में भौतिक, रासायनिक और जैविक के कारण जल में नकारात्मक परिवर्तन होता है, जिसे जल प्रदूषण कहते हैं। अभी पहले जल प्रदूषण किसे कहते हैं। जल प्रदूषण
किसी भी तालाब या कोई भी जलाशय में अगर भौतिक, रासायनिक और जैविक चीज़ चला जाता है जिससे जल में नकारात्मक परिवर्तन होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, उसी को क्या बोलते हैं? जल प्रदूषण। और उसका कारण क्या है? पहला कारण क्या बोले थे? नाली का पानी। हाँ, तो नाली का पानी जल में मिल जाने से, ठीक है, नाली का पानी जल में मिल जाने से जल प्रदूषण होता है। दूसरा बोलो, कहे प्रदूषण हो रहा? दूसरा पलाम करने से, मूर्ति विसर्जन भी करता है। हाँ, विसर्जन करने से, लिख दिया, हो गया, ये वाला भी हो गया। विसर्जन करने से जो भी कचरा तचरा है उससे भी जल प्रदूषण हो रहा है। और बोलो। कपड़ा सफाई। कपड़ा तपड़ा, घरेलू, जो भी घरेलू ये है, घरेलू का, ये घरेलू छोड़ दो, कचरा, घरेलू कचरा डालने से होता है कि आदमी लोग कचरा भी फेंक देता है तालाब वालाब में, तो घरेलू कचरा से जल प्रदूषण हो रहा है। और क्या हो रहा है यहाँ पे? रासायनिक उर्वरक का प्रयोग। रसायन होता है जो खेत में जो है ना केमिकल छिड़कता है ना, पानी बरसते तो बहुत सारा केमिकल ज़मीन ऑब्जर्व करता है, बाकी चला जाता है तालाब या नदी में, जिससे जल प्रदूषण रहता है। तो रासायनिक उर्वरक से जल प्रदूषण होता है, विसर्जन से जल प्रदूषण होता है, घरेलू कचरे से जल प्रदूषण होता है, औद्योगिक अपशिष्ट, उद्योग से जो भी अपशिष्ट निकला, गंदा चीज़ निकला, उससे जल प्रदूषण हो रहा होता है। ठीक है ना। मृत जानवर को पानी में डालने से जल प्रदूषण होता है। ठीक है, ऐसे लिख दो। और ये क्या है? नाले का पानी तालाब, जलाशय या जिसमें भी चला जाता है, तालाब, नदी में डालने से जल प्रदूषण होता है। तो इतना कारण लिखना है। तो जल प्रदूषण किस किस कारण से होता है वो ज़्यादा साफ लिख देना। ठीक है।